नमस्कार, मैं हूँ जैनेंद्र कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं द समाचार और कायस्थ चेतना का संयुक्त प्रोग्राम। और इस वक्त मैं हूँ देवरिया राष्ट्रवादी विकास पार्टी के कार्यालय में और इस वक्त मेरे साथ हैं श्री राजकिशोर लाल श्रीवास्तव जी, जो राष्ट्रवादी विकास पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। आज इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये पार्टी किस तरीके से, किस दमखम के साथ उतर रही है। इन्हीं सब विषयों पर आज श्री श्रीवास्तव जी से चर्चा होगी। और श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में। आपका स्वागत है। आपका और आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद। हमें ये बताएं कि इस चुनाव में किन मुद्दों पे, 2024 का चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा जाएगा राष्ट्रवादी विकास पार्टी के माध्यम से? सर्वप्रथम अपने मीडिया के जगत के समस्त पत्रकार बंधुओं का मैं दिल से आभार ज्ञापित करता हूं, जो भारत का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, अपना कार्य बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। मैं राजकिशोर लाल श्रीवास्तव, राष्ट्रवादी विकास पार्टी का राष्ट्रीय संगठन मंत्री और पिछले उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी भी था। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व प्रधान आयुक्त श्रीमान अनूप श्रीवास्तव जी को दिल से आभार ज्ञापित करता हूं एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मुझे उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी भी बनाया, राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी बनाया और उन्होंने अंतिम समय में मुझ पर विश्वास करके उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने के लिए मुझे आदेशित किया। मैं उनके आदेश के अनुसार ही देवरिया जनपद के विधानसभा क्षेत्र 338 पथरदेवा से चुनाव लड़ा। और आपको जानकर खुशी होगी कि पहले दफा ही मैं जब चुनाव लड़ा तो मुझे अपने विधानसभा के सभी बूथों से वोट प्राप्त हुआ। हालांकि मेरे पास चुनाव प्रचार करने का पर्याप्त संसाधन और पर्याप्त समय नहीं था। मैं मात्र 19 फरवरी, मुझको याद है 19 फरवरी को मेरा पर्चा ओके हुआ और 19 फरवरी से मैं प्रचार में निकला। 2 मार्च को यहां चुनाव होना था। 28 का महीना था, फरवरी का। मात्र मुझको 9 दिन प्रचार करने का मौका मिला। 9 दिन में तो बिना वजह 4 बार मुझको जिला मुख्यालय पर बुला लिया गया था उसी में। फिर भी मैंने अपने क्षमता के अनुसार प्रचार किया, जिसका बहुत सुखद परिणाम आया कि मैं अपने विधानसभा के सभी बूथों पर वोट पाया। इसके लिए मैं अपने विधानसभा पथरदेवा के सभी नागरिकों का दिल से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हमको वोट दिया। जैसा कि श्रीवास्तव जी आपने बताया कि विधानसभा के सभी बूथों से आपको वोट मिला। इस बार जो देवरिया लोकसभा क्षेत्र में तमाम समस्याएं हैं, देवरिया लोकसभा क्षेत्र और देवरिया जनपद संपूर्ण उत्तर प्रदेश में चीनी के कटोरे के रूप में जाना जाता था। देवरिया जनपद में गन्ना का खेती बहुत अच्छा होता था, लेकिन अब वर्तमान में नहीं हो रहा है। तमाम चीनी मिल बंद पड़े हुए हैं। तो क्या पार्टी आपके इस विषय पर किसानों के साथ किस तरीके से साथ देगी? बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनका अभी तक गन्ने का बकाया भी नहीं मिला है। इस विषय पर आपका क्या कहना है? देखिए, आपने बहुत अच्छा बात उठाया, बहुत अच्छा विषय भी उठाया। आपको मैं बताऊं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले विधानसभा में जब माननीय योगी जी मुख्यमंत्री थे, चाहे वर्तमान विधानसभा में जब माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, इस प्रदेश का कृषि मंत्री अपने जनपद देवरिया से ही थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने चीनी के क्षेत्र में मिलों को खोलने का कार्य तो किया है, ये बात नहीं है कि नहीं किया है, लेकिन उन्होंने नए मिलों को खोलने का कार्य किया है। पुराने मिलों को चलाने का, संचालित करने का कोई कार्य नहीं किया है।
आश्चर्य की बात है, देवरिया जनपद जो कि चीनी का कटोरा था, चीनी का हब कहा जाता था, बहुत सारी मिलें थी यहां। उस समय कुशीनगर जनपद भी देवरिया में था जब इसको चीनी का हब कहा जाता था। लेकिन धीरे 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 सारी चीनी मिलें बंद हो गई और इस जनपद से ही कृषि मंत्री हैं, फिर भी इस जनपद में चीनी के मिलें संचालित नहीं हो रही है। इसके पीछे क्या कारण है? इसकी जांच होनी चाहिए, इस पर एक एसआईटी गठन होना चाहिए। और राष्ट्रवादी विकास पार्टी अगर एक भी विधायक या एक भी सांसद जीत कर जाता है तो निश्चित रूप से इस पर एक एसआईटी का जांच कराएगा कि क्या बात है कि एक ही जिले का 2 बार से कृषि मंत्री हैं, फिर भी चीनी की मिलें बंद की बंद है, क्यों नहीं चालू हो पा रही हैं। ये अत्यंत दुखद बात है। इससे किसान भी क्षुब्ध हैं, बहुत ज्यादा क्षुब्ध हैं कि क्या कारण है। ये ठीक है कि एक विशेष पार्टी का लहर चढ़ गया, बहुत सारे लोग जीत गए, लेकिन यह लहर काफी दिनों तक नहीं रहेगा। जब आप जनता के बीच में कार्य नहीं करेंगे तो जनता देख रही है, होशियार है, समझदार है। जैसा कि आपने बताया, जानकारी जनता जो है नए विचारों का स्वागत करती है। अगर आप जीत करके लोकसभा में जाते हैं तो क्षेत्र के लिए क्या क्या करेंगे, आपके उद्देश्य क्या है, कृपया हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें। मैं आपको पुनः कहना चाहूँगा, अगर मेरे कोई भी प्रत्याशी जीतता है पूरे देश में, देवरिया में नहीं पूरे देश में, जैसा कि आपको पता है कि मुझको भी प्रत्याशी घोषित कर रखा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने, इसके लिए उनको मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ। तो ये जो समस्या है देवरिया की, चीनी मिल की, देवरिया की समस्या नहीं है, लगभग पूरे देश की समस्या है। पुरानी चीनी मिलों को न चालू कर नए चीनी मिलों को खोलना कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के आगे झुकना है, क्योंकि इसके पीछे षड्यंत्र है। पुरानी चीनी मिलों को खोलेंगे तो पुराने बकाये को देना पड़ेगा, वहां आंदोलन होगा, इसलिए गवर्नमेंट उस विषय को छूना नहीं चाहती है, उसके जगह नई चीनी मिलों को चालू कर देना चाहती है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि नई चीनी मिलें भी चालू हो रही है तो उन जिलों में, उन जगहों पर क्यों नहीं चालू हो रही हैं जहां पहले से चीनी मिलें थी। इसके भी पीछे षड्यंत्र है, जांच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, एसआईटी का गठन करना पड़ेगा। अब आते हैं, आपने इन सब विषयों पर अपनी राय रख रहे हैं, तो कुछ विषय ऐसे हैं जिस पर मैं आपकी और राय भी जानना चाहता हूं। देश में जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य 2 प्रमुख जो है मुद्दे हैं जिस पर हम तमाम सरकारों को फेल देखते हैं। शिक्षा पर भी बहुत सारे युवा जो पढ़ाई करते हैं उनके पास जो है अवसर नहीं होते हैं कि वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। और स्वास्थ्य के भी क्षेत्र में वही हाल है, जो सरकारी अस्पताल हैं उन अस्पतालों में केवल नाम मात्र की दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, बाकी दवाएं बाहर से लिखी जाती हैं। तो इन मुद्दे पर आपकी राष्ट्रवादी विकास पार्टी किस प्रकार से कार्य करेगी ताकि जनता को लगे कि आप कुछ कार्य कर रहे हैं? इस प्रकार आपके क्या विचार हैं? देखिए, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। जब आपने स्वास्थ्य की बात कर ली, भारत सरकार ने, प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य के नाम पर बहुत सारे मेडिकल कॉलेज, एम्स का स्थापना किया, संचालन कर रही है, लेकिन वो संचालन दिखावटी है, उसमें कर्मचारियों का पता नहीं है। अगर कर्मचारी है तो कॉन्ट्रैक्टर का कर्मचारी है, सरकार का कर्मचारी नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर अपने हिसाब से उसको तनख्वाह देता है, सरकार के हिसाब से तनख्वाह नहीं देता है, जो अत्यंत शोचनीय है। आखिर सरकार की क्या परेशानी है? सरकार क्यों इतना मजबूर है कि कॉन्ट्रैक्टरों के द्वारा अपने विभागों का संचालन कर रही है, किसी ठेकेदार के बराबर द्वारा? ये सरकारें हैं जो है वर्तमान की केंद्र सरकार या वर्तमान की राज्य सरकार हुई, ये ठेकेदारी प्रथा को लागू कर दी है। ठीक है, आप संविदा पर दे रहे हैं, चलिए ठीक है,
संविदा कर रहे हैं। पर मेरा प्रश्न इस पर नहीं था सर। मेरा प्रश्न ये है कि आज सरकारी अस्पतालों में जो इलाज हो रहा है, थोड़ा वक्त दें, आज जो इलाज हो रहा है वहाँ पे इलाज मतलब कोई मरीज तत्काल में भर्ती होता है तो उसको इलाज जो अस्पताल है अपना कर रही है, लेकिन बहुत ऐसे दवाइयाँ हैं जो डॉक्टर बाहर से लिखता है। अगर उनसे कहिए तो कहेंगे कि हम तब सुरक्षा की गारंटी नहीं ले रहे हैं, आप प्राइवेट अस्पताल में चले जाइए। इस प्रकार की समस्याएं आए दिन देखने को मिलती हैं। इस विषय पर आप क्या करेंगे? मैं उसी विषय पर आ रहा हूं। ये जो मैं कह रहा हूं, ठेकेदारी प्रथा और सरकारी प्रथा, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब चूंकि ठेकेदारी प्रथा कर दिए, दवा का सप्लाई भी ठेकेदार ही करेगा, जो वर्कर है, डॉक्टर है, उसकी भी सप्लाई ठेकेदार ही करेगा, तो ठेकेदार के हिसाब से ही वो काम करेगा वर्कर। ये षड्यंत्र हो रहा है भारतीय नागरिकों के साथ, अस्पताल में जाने वाले लोगों के साथ, क्योंकि ठेकेदार कमीशन खोजेगा और ठेकेदार से भी कुछ लोग कमीशन खोजेंगे। तो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जड़ जो है ये ठेकेदारी प्रथा है, जिसके वजह से सरकारी हॉस्पिटलों में दवाओं का कमी है, कर्मचारियों का भी कमी है। जो कर्मचारी हैं भी वो अपनी ड्यूटी को ईमानदारी पूर्वक नहीं निभा रहे हैं, और इसलिए नहीं निभा रहे हैं कि उन कर्मचारियों को समय से वेतन, समय से जो थोड़ा सा मानदेय है वो भी नहीं मिल रहा है। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ, मैं राष्ट्रवादी विकास पार्टी के तरफ से वादा करता हूं कि जब मैं सरकार में आया तो पूरे देश से ये ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर बेरोजगारों को न्याय दिलाने का काम करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको तत्काल ही मैं परमानेंट नौकरी दे दूंगा, लेकिन संविदा की नौकरी दूंगा, लेकिन सरकारी दूंगा। ठेकेदारी प्रथा को बीच से हटा दूंगा, यानी सरकार और जो कर्मचारी है उसके बीच में कोई नहीं रहेगा, जिसको ये आज की सरकारें बढ़ावा दे रही हैं। एक चीज और देखने के लिए मिल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, इस पर मुख्य मीडिया कोई कार्य नहीं कर रही है। जैसे कि जो हमारे जो प्राथमिक विद्यालय हैं जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसमें तमाम योजनाएं भी सरकार लॉन्च की, प्रेरणा ऐप के माध्यम से बच्चों का एडमिशन और सारी चीज़ें निगरानी के लिए सरकार ने लगाया हुआ है। लेकिन आप देवरिया जनपद के तमाम विद्यालयों में चले जाइए तो नाम मात्र के बच्चे पढ़ते हैं और शिक्षक बहुत आराम से अपना सैलरी उठाते हैं और कार्य करते हैं। इस विषय पर क्या करना है? अगर इस विषय पर कोई बात भी करता है तो शिक्षक नाराज होते हैं और सरकार भी इस पर कोई कड़ा एक्शन नहीं ले रही है। सरकार का बहुत सारा धन बिना मतलब इन प्राथमिक विद्यालयों पर खर्च हो जाता है। तो इस विषय पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये बहुत बड़ा विषय है, छोटा मोटा विषय नहीं है, ये अंदर तक जाना पड़ेगा इसमें। और जो आपने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों पर इतना खर्च करने के बाद भी क्या कारण है कि उस विद्यालय में बच्चों की संख्या बढ़ नहीं रही है? हमारे जो अध्यापक हैं ट्रेंड हैं, वेल ट्रेंड हैं, पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, फिर भी कुछ क्या बहुत सारे गार्जियन, यहाँ तक कि अध्यापक खुद अपने बच्चों को अपने विद्यालय में नहीं पढ़ाना चाहते हैं। आखिर क्यों? क्या कारण है? उस ग्राम पंचायत का, जिस ग्राम पंचायत में विद्यालय है, वहां के जो बड़े अच्छे लोग हैं, वहां का जो विद्यालय का जो अध्यक्ष होता है, विद्यालय की जो शिक्षा समिति का जो अध्यक्ष है, जो माननीय प्रधान जी हैं, उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं उसमें, वो भी अपने बच्चों को कहीं अन्यत्र पढ़ाते हैं। जबकि विद्यालय अपना ड्रेस भी देता है, अपना भोजन भी देता है, अपना वस्त्र भी देता है, जूता मोजा कॉपी किताब सब दे रहा है सरकार, फिर भी नहीं पढ़ा रहे हैं। किसी प्राइवेट विद्यालय में जा रहे हैं, वहां भी फीस देकर पढ़ा रहे हैं। ये वास्तव में सोचने की बात है कि क्यों कर रहे हैं। इस पर भी एसआईटी गठित होनी चाहिए, जो इन विद्यालयों का सर्वे करे, उस विद्यालयों के माहौल को देखें, उन मास्टरों के बारे में देखें और वहां जानकारी प्राप्त करें कि क्या कारण है ये लोग नहीं जा रहे हैं।
अगर मेरी सरकार आती है, राष्ट्रवादी विकास पार्टी की सरकार आती है, तो एक एसआईटी का गठन होगा और गठन होकर इस पर रिपोर्ट लिया जाएगा। रिपोर्ट लेकर जो उचित होगा वो कदम उठाया जाएगा। ये बहुत जरूरी है। इन तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रख रहे थे श्री राष्ट्रवादी विकास पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री राजकिशोर लाल श्रीवास्तव जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। पुनः फिर हम मिलेंगे आपके साथ किसी नए मुद्दे पर। और एक बात कहना चाहूँगा, मैं इस समाचार पत्र के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर इस देश की जनता से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग आए, राष्ट्रवादी विकास पार्टी से जुड़े। राष्ट्रवादी विकास पार्टी समाज के हित में, देश के हित में कार्य कर रही है और करेगी। इसका मुख्य नारा ही है, न जात न धर्म, देश प्रथम। सबसे पहले देश, उसके बाद कुछ अन्य। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रवाद, जय राष्ट्रवादी विकास पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।